वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं। अब देखें, सबसे पहले वर्ड को कंसिस्टेंसी को वो समझें। कंसिस्टेंसी माने क्या होता है? कोई चीज़ कंसिस्टेंसी माने, अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें, ये क्या होता है? स्थिरता। अगर मैं जस्ट अभी सॉइल के हिसाब से ना बोलूँ, डिक्शनरी का वर्ड निकालूँ, स्थिरता। यानी कि कंसिस्टेंसी क्या है? बेसिकली कंसिस्टेंसी इज डिग्री ऑफ फर्मनेस। फर्म, कोई चीज फर्म है अपनी जगह में, यानी दृढ़ है, यानी दृढ़ता, स्थिरता। और ये किस चीज के लिए देख रहे हैं? डिग्री ऑफ फर्मनेस मीन्स यानी कि रेजिस्टेंस। कोई भी चीज दृढ़ कब मानी जाती है या स्थिर कब मानी जाती है? जब उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और रप्चर। सो कंसिस्टेंसी इज ए टर्म जो आपको बताता है कि जो आपका ये सॉइल मास है वो कितनी स्थिर है, कितनी दृढ़ है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और रप्चर है। ठीक है, तो अब आपका कंसिस्टेंसी मींस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ फर्मनेस, यानी दृढ़ता को दिखाता है। अब क्या हुआ, जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है ये इंपॉर्टेंट रहती है किसके लिए? फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, स्पेशली फॉर क्ले। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है किसके लिए? फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। लाइक पार्टिकल साइज, जो आपका पार्टिकल साइज होता है या डेंसिटी इंडेक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। किसके लिए? कोर्स ग्रेन्ड के लिए। सिमिलरली कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, स्पेशली क्ले। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी आप नहीं देखते हैं। किसके लिए देखा जाएगा? आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल लाइक क्ले और सिल्ट के लिए। अब क्या हुआ, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि कोई अपनी शेप को, अपनी अवस्था को जो मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, मेंटेन करने का मीन्स डिग्री ऑफ फर्मनेस मीन्स आपका कितना दृढ़ है। दृढ़ होने का मीन्स कोई चीज सॉफ्ट है, मुलायम है, मीडियम है। मीडियम मीन्स थोड़ा कम आपका कठोर है, या आपकी क्या है? हार्ड है। उसी से तो दिखाते हैं कितना दृढ़ है, सॉफ्ट है, ये तो बहुत सॉफ्ट है यानी मुलायम है, तो आसानी से क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। कठोर है तो डिफॉर्म नहीं होगा। ज्यादा आपका मीन्स की क्या दिखाएगा? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और रप्चर व्हेन अप्लाइड बाय एक्सटर्नल लोड। तो ये कोई चीज सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट आपके? स्वीडिश। स्वीडन आपने सुना होगा, स्वीडन। तो स्वीडन से जो स्वीडिश आ जाता है, ठीक है, स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अटरबर्ग। तो अटरबर्ग ने बोला क्या? अटरबर्ग ने बोला कि जो सॉइल है, जब इसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू चेंज होती है। वाटर कंटेंट क्या होता है आपको पता है? जो सॉइल है, सॉइल क्या कंटेंट रखता है? एयर, वाटर एंड क्या कंटेंट रखता है? सॉलिड। तो वाटर कंटेंट क्या होता है? जो भी मास ऑफ वाटर है अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो जो ये वाटर कंटेंट और जो ये मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, दिस वाटर कंटेंट और जो मॉइस्चर कंटेंट है, जब सॉइल मास में चेंज होता है तो वो स्थिर नहीं रहता। वो अपनी जो डिग्री ऑफ फर्मनेस है उसको क्या करता रहता है? चेंज। और वो 4 अवस्थाओं में चले जाता है। कितने अवस्थाओं में चले जाता है बोला इस अटरबर्ग ने? 4 स्टेट्स में चले जाता है जब उसमें वाटर कंटेंट चेंज होता है। वो 4 अवस्थाएं क्या हैं? उसने बोला वो आपका लिक्विड अवस्था में भी रह सकता है, पानी के चेंज होने पे, यानी कि वाटर कंटेंट के चेंज होने पे। वो आपका प्लास्टिक स्टेट में भी रह सकता है। तीसरा स्टेट उसने बोला वो किस में भी रह सकता है? सेमी सॉलिड स्टेट में भी। और
किस में रह सकता है? सॉलिड स्टेट। जैसे जैसे पानी आपका कम ज़्यादा होगा तो वो अपनी अवस्थाएं चेंज करता रहता है। यानी कि मान लो एक कोई पानी यहाँ पर था, ये बाउंड्री बना देता हूँ, इनकी क्या बना देता हूँ? बाउंड्री। 4 अवस्थाओं की बाउंड्री बना दी, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री। यहाँ पर पानी था W1, यहाँ पर पानी था, वाटर कंटेंट था W2, यहाँ पर वाटर कंटेंट था W3। यानी कि ये क्या होगी आपकी बाउंड्री। इस बाउंड्री के इधर को जाओ लिक्विड अवस्था में चले जा रहा है, इस बाउंड्री के उधर को जाओ प्लास्टिक, इस बाउंड्री के इधर जाओ ये प्लास्टिक, इससे उधर को जाओ सेमी सॉलिड, इस बाउंड्री के इधर आओ तो ये सेमी सॉलिड। और ये बाउंड्री की ये जो बाउंड्री है इनको क्या बोला जाता है? बाउंड्री वाटर कंटेंट। क्या बोला जाता है? इस वाटर कंटेंट को क्या बोला जाता है? बाउंड्री वाटर कंटेंट। इन बाउंड्री वाटर कंटेंट में हो क्या रहा है? ये बाउंड्री वाटर कंटेंट W1, W2, W3 में हो क्या रहा है? सॉइल स्थिर नहीं रह पा रहा है। स्थिर रहने का मीन्स अपनी अवस्था को मेंटेन रखना ना। अपनी अवस्था को मेंटेन कहां रख रहा है? लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से कभी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड। यानी जब कोई चीज, कंसिस्टेंसी मीन्स डिग्री ऑफ फर्मनेस, अब वो जब अपनी दृढ़ता यानी अपनी अवस्था को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने अपनी लिमिट पार कर दी। लिक्विड स्टेट में रहने की लिमिट पार कर दी है, प्लास्टिक स्टेट में चले गए हैं। प्लास्टिक स्टेट की लिमिट पार कर दी है। किसने लिमिट पार की है? वाटर कंटेंट ने। किसने लिमिट पार किया है? वाटर कंटेंट ने। और वाटर कंटेंट ने जैसी लिमिट पार की वो अपनी अवस्थाएं चेंज कर दे रहा है। तो इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को एक नाम दिया उसने कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट, क्योंकि इस टाइम पे वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पा रहा है, अपनी लिमिट पार कर दे रहा है। कंसिस्टेंसी लिमिट, और ये अटरबर्ग ने दिया था, तो इन्हीं बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? अटरबर्ग लिमिट। और अटरबर्ग ने इन 3 लिमिट का नाम जो दिया, कंसिस्टेंसी और अटरबर्ग लिमिट, इन बाउंड्री वाटर कंटेंट का 3 नाम दिया। क्या नाम दिया? एक दिया उसने लिक्विड लिमिट, एक नाम दिया उसने प्लास्टिक लिमिट, और एक नाम दिया उसने श्रिंकेज लिमिट। क्या नाम दिया? श्रिंकेज लिमिट। यानी वह बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसमें कि सॉइल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, उन बाउंड्री वाटर कंटेंट की लिमिट को हम क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी लिमिट। ये अटरबर्ग ने दिया था, सो कंसिस्टेंसी लिमिट इज ऑल्सो नोन एज अटरबर्ग लिमिट। इतना हम समझ गए इंट्रोडक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल से। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, और इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को समझते हैं। ये है क्या चीज? यानी है क्या चीजें? अपनी अवस्थाएं हैं। पानी वाटर कंटेंट ही है, पर ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें कि सॉइल अपनी अवस्थाएं, और कौन सी सॉइल? फाइन ग्रेन सॉइल, क्ले, अपनी अवस्थाएं चेंज कर दे रहा है। कैसी अवस्थाएं चेंज कर रहा है? जरा इसको हम ध्यान से अगर देखें तो सॉइल सपोज लिक्विड स्टेट में था। अभी देखते हैं लिक्विड स्टेट माने क्या होता है। लिक्विड स्टेट में था, फिर एक ऐसा वाटर कंटेंट आया, सपोज WL, इसको क्या बोलते हैं? WL। यानी इस WL को बोलते हैं आपका लिक्विड लिमिट। क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट। ये एक ग्राफ है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास, एंड वाटर कंटेंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास। क्लियर हो गया? सो अब यहां से देखते हैं कि जब ये लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया? आपका प्लास्टिक स्टेट में, तो इस बाउंड्री वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। फिर क्या हुआ है? आपने थोड़ा पानी कम किया, पानी कम करने पे ये जो आपका आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेमी सॉलिड स्टेट में। फिर थोड़ा और पानी कम किया, किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड स्टेट में। ये कोई एक बाउंड्री वाटर कंटेंट, इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया।
तो अब यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ VL, फिर वॉल्यूम क्या हुआ VP, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है VS, यानी VL मीन्स यानी वॉल्यूम एट दी लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एट दी लिक्विड लिमिट, यानी कि इतना पानी है इसमें, ये सॉइल मास है, इसमें इतने सॉलिड है, इतने क्या है सॉलिड है, इतना वाटर है ये। तो इस तरह से यानी कि जो भी आपका वॉल्यूम है टोटल सॉइल मास का, इसको अभी समझेंगे, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो अब ये जो बाउंड्री वाटर कंटेंट है ये लिक्विड स्टेट है WL, यहां पर जो बाउंड्री वाटर कंटेंट है इसको WP और यहां पर है इसको WS। WP को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट और WS को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। अब इन तीनों को इस ग्राफ के माध्यम से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है। लिक्विड स्टेट मीन्स कि सॉइल का वह अवस्था जिसमें उसमें क्या हो, यानी कि एबिलिटी टू फ्लो, क्या हो आपका एबिलिटी टू फ्लो, यानी इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये दृढ़ नहीं है, ये फ्लो हो जा रही है, यानी रेजिस्टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और फ्लो। जब किसी भी सॉइल मास में कोई रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नहीं होता है तो जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बहुत कम, यानी वेरी लेस शेयर स्ट्रेंथ, बहुत कम क्या हो जाएगी शेयर स्ट्रेंथ, और ये शेयर स्ट्रेंथ रहती है बहुत कम, लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल मैग्नीट्यूड क्या है इसका, बहुत कम मैग्नीट्यूड है, पर ऑफ सेम शेयर स्ट्रेंथ, यानी मैग्नीट्यूड तो बहुत कम है पर शेयर स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले देखें लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है। लिक्विड स्टेट मीन्स जैसे कोई मिट्टी है, मूसलाधार बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होने पे वो मिट्टी को अपने साथ पानी बहाते हुए ले चला, यानी हम जिसे बोलते हैं मटमैला पानी, पूरा पानी मटमैला हो गया, यानी कि उस मिट्टी में अब बहने का गुण आ गया, वो अपने पर्टिकुलर शेप को या अपनी जगह को स्थिर नहीं रख पाई, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि वो बहते चले गई, यानी एबिलिटी टू फ्लो। जब किसी चीज में बहने का गुण हुआ, वो बह रही होगी तो उसमें नो रेजिस्टेंस टू फ्लो और डिफॉर्मेशन, जब डिफॉर्मेशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर इज नोन एज शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कितनी होती है, लगभग 2.7, यानी कि बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की ऑफ सेम शेयर स्ट्रेंथ, नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, दैट इज लिक्विड स्टेट। अब क्या हुआ, यहां पर पानी बहुत ज्यादा था, यहां गई, इससे पानी बहुत ज्यादा था, इससे ऊपर पानी क्या था, बहुत ज्यादा था। अब एक ऐसा पानी आया, पानी मीन्स एक ऐसा वाटर कंटेंट आया, एक ऐसा वाटर कंटेंट आया, सपोज वो वाटर कंटेंट एज एन एग्जांपल लेता हूं 50%, यानी 50% से ऊपर 51, 52, 53, 54, 100, 110%, 20 वाटर कंटेंट की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी आ गया उसमें बह रही है, तो वाटर कंटेंट कैन बी मोर देन 100%, जो जितना भी आया 50% से ऊपर, तो उसमें क्या हो गया, बहने का गुण। पर 50% में क्या हुआ, 50% में क्या हुआ, अभी अपनी अवस्था चेंज करने लगी, इसने बोला अब मैं नहीं बहूंगी, अब मैं नहीं बह रही हूं, अब मैं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखूंगी और मैं किस में चले जाऊंगी, प्लास्टिक स्टेट में, यानी लिक्विड लिमिट से जस्ट नीचे सॉइल किस में चले जाएगी, आपके प्लास्टिक लिमिट में, और लिक्विड लिमिट से ऊपर बहने का गुण आ जाएगा। प्लास्टिक स्टेट माने क्या होता है कि ये क्या दिखाएगी, कुछ न कुछ क्या दिखाएगी, आपका रेजिस्टेंस दिखाएगी, जो अब आपका नो रेजिस्टेंस दिखा रहा था ये अब क्या दिखाने लग गई है, रेजिस्टेंस। सबसे पहले अगर हम यहां पर समझे प्लास्टिसिटी को, यहां पर इंपोर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहां पर लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्लास्टिसिटी माने क्या होता है? इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिसिटी माने आखिर होता क्या है। प्लास्टिसिटी माने होता है मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, मोल्ड इनटू डिफरेंट से, मोल्ड माने किसी भी शेप में आप जब उसको ढाल सकते हैं विदाउट रप्चरिंग, विदाउट रप्चरिंग। रप्चरिंग मीन्स, रप्चर माने क्या होता है? किसी चीज का मीन्स कि टूटना या ब्रेक होना। तो रप्चर यानी कि टूटना। तो आप अगर किसी भी चीज को मोल्ड कर लें किसी डिफरेंट शेप में विदाउट रप्चरिंग, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। अब ये आती क्यों है? ये तो प्लास्टिसिटी की डिफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। अब ये आती क्यों है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? क्ले के लिए। क्यों क्ले के लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, इसका अर्थ समझें। ये कोई क्ले पार्टिकल है। क्ले पार्टिकल का शेप कैसा होता है सबको पता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फ्लेकी। कैसा शेप होता है? फ्लेकी। अब क्ले पार्टिकल क्या कंटेंट रखते हैं? क्ले मिनरल। क्या कंटेंट रखते हैं? क्ले मिनरल। क्ले मिनरल लाइक मोंटमोनलाइट, इललाइट और आपका केओलाइट। और ये क्ले मिनरल अपने सरफेस में क्या ले जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्या ले जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। इन्होंने क्या ले गया? ये नेगेटिव चार्ज कैरी किया इस क्ले मिनरल के सरफेस में, नेगेटिव चार्ज। देखिए प्लास्टिसिटी को समझ रहे हैं, इसके कारण होता क्या है। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे आपके सरफेस में? नेगेटिव चार्ज। और फाइन ग्रेन सॉइल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। जितना छोटा फाइनर पार्टिकल उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया होता क्या है? एरिया पर यूनिट मास। छोटे छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया पर यूनिट मास ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज आ गए इसके चारों ओर। अब जब इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज आए तो हुआ क्या? हुआ क्या? आपको पता है, पानी है इसमें। क्या है? पानी है। और पानी क्या होता है? H2O, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी अगर मैं पानी को दिखाऊं यहाँ, पानी ये है, पानी एक्ट करता है एज ए डाइपोलर। किसकी तरह एक्ट करता है? डाइपोलर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? H2O, यानी वाटर का मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की ओर इस तरह से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके चारों ओर पॉजिटिव नेगेटिव। जितने ज़्यादा क्ले मिनरल उतना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव। ये चारों ओर इसके इस तरह से आ गया पानी, आ गया इसके चारों ओर पानी। तो इस प्रोसेस को जब ये क्ले मिनरल में नेगेटिव चार्ज जो ये वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन प्रोसेस के कारण जो वाटर इस क्ले मिनरल, ये जो क्ले पार्टिकल है, इस क्ले पार्टिकल के सरफेस में आ गया है, उस वाटर को बोलते हैं एडजॉर्ब्ड वाटर। क्या बोलते हैं? एडजॉर्ब्ड वाटर। अब ये एडजॉर्ब्ड वाटर करता क्या है? ये एडजॉर्ब्ड वाटर जितने भी इसमें, अभी तो एक ही दिखाया, बहुत सारे क्ले पार्टिकल होंगे, तो ये क्ले पार्टिकल को एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने में मदद करता है। यानी इसको क्या बना देता है? चिकना बना देता है, बोल सकते हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर क्या है? स्लिप करने में क्या लेता है? मदद। और जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप देने में मदद करता है विदाउट रप्चरिंग, विदाउट रप्चरिंग जब मदद करता है तो ये अपना शेप चेंज कर देता है, यानी किसी भी चीज में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। सो एडजॉर्ब्ड वाटर इज द मेन रीजन। कौन से? किसका? प्लास्टिसिटी। एडजॉर्ब वाटर के कारण ही सॉइल में क्या आता है? पूछा जाएगा, प्लास्टिसिटी इन वाटर इज ड्यू टू एडजॉर्ब्ड वाटर। अब देखें यहां पर प्लास्टिसिटी को समझे हमें। प्लास्टिसिटी है क्या? किसी भी पार्टिकल का उसके
उसको किसी भी सॉइल का किसी भी शेप में मोल्ड हो जाना प्लास्टिसिटी कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिसिटी किसके लिए है? क्ले के लिए है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्ले में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? क्ले मिनरल में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं सॉइल मास में, क्योंकि वाटर कंटेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ही, तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। ये इस नेगेटिव चार्ज के प्रति आकर्षित होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। और ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के कारण पानी सरफेस में चिपक गया है क्ले के, उसको बोलते हैं एडजॉर्ब्ड वाटर। क्ले मिनरल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें एडजॉर्ब वाटर सबसे ज़्यादा होगा। और एडजॉर्ब वाटर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या दिखाएगा? आपका प्लास्टिसिटी आपको दिखाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स अबाउट प्लास्टिसिटी। अब हम जाते हैं दोबारा यहाँ से। प्लास्टिक स्टेट्स मीन्स रेजिस्टेंस दिखाया, यानी कि रेजिस्टेंस दिखाने का मीन्स जो अब आपका बह चला था पानी के प्रभाव से, या जो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पा रहा था, अब वो अपना क्या करने लग गया है? शेप मेंटेन करने लग गया है इस रीजन में। यहाँ से यहाँ तक अपना क्या मेंटेन करने लग गया है? शेप मेंटेन करने लग गया है, यानी किसी भी शेप में मोल्ड हो जा रहा है। उस स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? WP से WL तक। यानी कि लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट है जिसमें कि लिक्विड स्टेट से किसमें चल जाएगा? प्लास्टिक स्टेट में, यानी विदाउट रप्चर, उसमें कोई दरारें नहीं पड़ेंगी। पर अब WP आया। अब WP क्या है? प्लास्टिक लिमिट, यानी यह वह अवस्था है जब तक कि सॉइल प्लास्टिक रह सकता है, यानी प्लास्टिसिटी शो कर सकता है। इसके बाद क्या होगा? अगर मैं इसको किसी शेप में मोल्ड करने की कोशिश करूंगा तो इसमें क्या आने लग जाएगी? दरारें। क्या आने लग जाएगी? दरारें। और ये क्या होने लग जाएगा? आपका हार्ड। जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल। ये क्या होने लग जाएगा? आपका क्रम्बल। क्या होने लग जाएगा? क्रम्बल, यानी चटकने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? यहां इससे ऊपर लिक्विड लिमिट तक ये चटकेगा नहीं, ये शेप मेंटेन करके रहेगा। पर जैसे ही आपने इस प्लास्टिक लिमिट से नीचे, सपोज ये प्लास्टिक लिमिट है 30%, तो 30% से 50% तक अगर वाटर कंटेंट हो सॉइल मास में, लेट अस एज एग्जांपल अभी कि इस एग्जांपल की हेल्प से, तो सॉइल की अपनी प्लास्टिक स्टेज को मेंटेन करके रख सकता है। और यानी कि प्लास्टिक स्टेज को मेंटेन करके रखने का मीन्स किसी भी शेप में मोल्ड हम उसको कर सकते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब एक ऐसी अवस्था, एक लिमिट आई, उसने बोला वाटर कंटेंट, अब आपने उसको कम कर दिया, वाटर कंटेंट कम किया, 30% पर लाया मैं, तो 30% पर लाने से वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेमी सॉलिड। यानी कि अब वो शेप तो मेंटेन कर रहा है पर रप्चर देने लग गया। रप्चर माने यानी कि उसमें दरारें पड़ने लग गई, चटकने लग गया है। तो उस अवस्था को बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा? हार्ड। इसमें क्या हो जाएगा? सॉइल प्लास्टिक, यानी कि डिफॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा? बहने लग जाएगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। अब हमने क्या किया? फिर पानी कम किया, मैं पानी कम करते गया और पानी को कम करते करते मैं ले आया 10% में। अब जैसे ही 10% वाटर कंटेंट हुआ तो सॉइल किस अवस्था में चले गया? सॉलिड स्टेट। इस लिमिट को बोलते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज माने क्या होता है? श्रिंकेज माने क्या होता है? श्रिंकेज माने किसी भी मटेरियल का वह गुण जिसके कारण उसमें वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है, जिसके कारण उसमें वॉल्यूम रिडक्शन, VL से किस में गया? वॉल्यूम कम हुआ, VP में गया, VP से किस में गया? श्रिंकेज। अब यह ऐसा लिमिट आ गई है, देखें यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत हौच-पौच हो रही है यहाँ पे लिखने में, तो आप दिख रहा होगा आपको VL, वॉल्यूम कम हो, श्रिंकेज मीन्स रिडक्शन इन वॉल्यूम, यानी अब लिमिट आ गया आगे। श्रिंकेज क्या आगे क्या आ गया? लिमिट। लिमिट माने अब नहीं होगा। कोई चीज लिमिट में पहुंच जाती है तो फिर हम बोलते हैं लिमिट, सीमा, बॉर्डर, ये आपकी लिमिट है, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो श्रिंकेज लिमिट से अगर इस तरह से नीचे अगर पानी हुआ तो इसके वॉल्यूम में अब आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए श्रिंकेज वर्ड आया है। अब ये होता क्या है? श्रिंकेज लिमिट वह बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल सेमी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। प्लास्टिक क्या है? जिसमें प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में। WL क्या है? जिसमें लिक्विड स्टेट से है। तो अब सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा क्या बन जाएगा? स्टिफ,
या हार्ड बन जाएगा, और इसमें कैसा नेचर आ जाएगा, ब्रिटल नेचर आ जाएगा। ब्रिटल मीन्स अब ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रप्चर। जैसे जब आपने देखा होगा कुम्हार जो होता है जब घड़ा बनाता है, पहले मिट्टी को बहुत नीडिंग करता है, गूंदता है, गूंदने उसको शेप बनाता है, तो वो किसी भी शेप में उसको ढाल सकता है, चाहे वो कप बनाना चाहे, मग बनाना चाहे, चाहे घड़ा बनाना चाहे। फिर उसको सुखाने के लिए रखता है, थोड़ा थोड़ा सुखाते रहेगा, सेमी सॉलिड में पहुंचेगा। जब बिल्कुल सूख गया, हार्ड, अब जब बिल्कुल हार्ड हो गया यानी कि सॉलिड बन गया वो, तो आप थोड़ा सा अगर घड़े में मारोगे टूट जाएगा। प्लास्टिक स्टेज में अगर मारोगे तो वो ब्रिटल नहीं होगा, प्लास्टिक किसी भी शेप में टूट सकता है, पर घड़ा जब सूख गया यानी सॉलिड स्टेट में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रिटल। तो यही सारी आपकी क्या है, आपकी स्टेट है, 4 स्टेट जो अटोबर्ग ने दी थी। और अटोबर्ग ने बोला था ये जो अवस्थाओं का चेंज होना लगा रहता है वो कुछ आपका बाउंड्री वाटर कंटेंट में रहता है, जिन बाउंड्री वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे नीचे श्रिंक होना पॉसिबल नहीं है टोटल सॉइल मास का, यानी कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं अब उसमें क्या होने लग जाएंगे, पोर्स आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे, पोर्स। अब वो अपने वॉल्यूम में रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहली चीज इस चीज से। दूसरी चीज ध्यान रखें कि श्रिंकेज लिमिट से जो ऊपर सॉइल हमेशा क्या रहेगी, फुली सैचुरेटेड। फुली क्या रहेगी आपकी, सैचुरेटेड, यानी S इक्वल टू क्या रहेगा, 1। श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल क्या रहती है, जस्ट सैचुरेटेड। क्या रहती है, जस्ट सैचुरेटेड। और श्रिंकेज लिमिट से नीचे सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, पार्शियली सैचुरेटेड में। पार्शियली सैचुरेटेड यानी S की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी, 1 तक। यहां पर क्या हो जाएगी, इस तरह से 0। तो श्रिंकेज लिमिट वह वाटर कंटेंट है जिसमें कि एक तो वॉल्यूम में रिडक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज एयर जगह लेने लग जाएंगे, और दूसरा चीज आपका इस केस में सॉइल किस में चल जाएगी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। सो ये आपका एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस कंसिस्टेंसी लिमिट। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, ओके। ओके, सो इतना सबको क्लियर हो गया है कि नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, और लिक्विड स्टेट में यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाएगा, यानी कि इसमें कुछ न कुछ क्या होगी, आपकी शेयर स्ट्रेंथ होगी। अबाउट लगभग कितनी होती है आपकी, 100 टाइम्स होती है। कितनी, 100 टाइम्स दैट ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी 2.7 मिल रही है तो 2.7 इंटू 100 लगभग 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगी। यहाँ पर आपका हार्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। हार्ड तो रहेगा, स्टिफ तो रहेगा, पर ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिसिटी माने क्या होता है, एड्जॉर्ब्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्ले की, और क्ले में मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए क्ले मिनरल। अब जैसे सैंड में भी आपके मिनरल पाया जाएगा लाइक क्वार्ट्ज, पर क्वार्ट्ज आपका निगेटिव चार्ज कैरी नहीं करता है। क्या कैरी नहीं करता है, निगेटिव चार्ज कैरी नहीं करता है, तो इसलिए उसमें आपका एड्जॉर्ब्ड वाटर नहीं आता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड वाटर आएगा, उतनी ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगी। और फाइन ग्रेन सॉइल लाइक क्ले में आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एड्जॉर्ब्ड वाटर ज़्यादा होगा। तो ये अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। फर्स्ट है आपका लिक्विड लिमिट, और इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो लिक्विड लिमिट वह बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल किससे, लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज होता है आपका, लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, तो यह वह मिनिमम बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल लिक्विड स्टेट टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक स्टेट में। अब जो लिक्विड लिमिट है इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास मेथड होती है। वो 2 मेथड हैं, एक है आपका कैसा, ग्रांडे मेथड से हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, और एक मेथड है आपकी कोन पेनेट्रेशन मेथड। कोन पेनेट्रेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड को हम समझते हैं एक एक करके कि आपका कोन पेनेट्रेशन मेथड और कैसा ग्रांडे मेथड से किस तरह से हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, और एक लिक्विड लिमिट की और डेफिनेशन आएगी आगे चल के। तो लिक्विड लिमिट आपको पता चल गया, यानी कि वह एक बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल आपका किससे, लिक्विड
स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चले जाए। अब आपका फर्स्ट है कैसा ग्रांडे मेथड। कैसा ग्रांडे मेथड, तो एक कैसा ग्रांडे एक आपके मीन्स की साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को दिया। उन्होंने एक एपरेटस दिया, जिस एपरेटस का जो इसका नाम है एपरेटस, अब हम लैब की ओर चलते हैं। एपरेटस का नाम है कैसा ग्रांडे, ठीक है। एक कैसा ग्रांडे होता है और एक ग्रूविंग टूल होता है। एक क्या होता है, ग्रूविंग टूल। ये ग्रूविंग टूल क्या होता है अभी देखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कैसा ग्रांडे ग्रूविंग टूल, कैसा ग्रांडे ग्रूविंग टूल, ग्रूव बनाने के लिए यानी कट मारने के लिए। और एक होता है आपका ASTM टूल, ASTM टूल। दोनों कैसे होता है अभी देखते हैं। अब सबसे पहले ये जो कैसा ग्रांडे एपरेटस है ये किस तरह से होता है। इस तरह से एक रबर बेस होता है, ठीक है, इस तरह से। इसमें एक इस तरह से क्या रहती है, बॉल सी। ये बॉल सी होगी, ठीक है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा समझ लें आप। इसमें इस तरह से एक क्या होता है, ये हैंडल होता है। इस तरह से कुछ आपका टॉल होती मीन्स की वो होता है। ये है आपकी ब्रास की बाउल, ब्रास बाउल। ये होता है रबर बेस। अब रबर बेस ही क्यों लगाते हैं, इसके अलावा दूसरा मटेरियल लगाएंगे तो क्या होगा, इसको हम आगे समझेंगे। ये होता है आपका हैंडल। ये क्या होता है आपका हैंडल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सॉइल। पहला स्टेप प्रोसीजर, क्या बता रहा हूं, प्रोसीजर किस तरह से इस कैसा ग्राइंडर से आप लिक्विड लिमिट निकालेंगे। सॉइल लेंगे, दूसरे स्टेप में इसको करेंगे एयर ड्राइड। एयर ड्राइड करने के बाद तीसरे स्टेप में इसको पास कराएंगे हम 425 माइक्रोन ISCU। 425 माइक्रोन ISCU मीन्स जो इसके मैस की ओपनिंग होगी, ये ओपनिंग कितनी होगी, 425 माइक्रोन यानी 0.425 mm। तो हम इस सॉइल को ले लेंगे। 425 माइक्रोन ISCU से जो पास हो रही है सॉइल, तो ये सॉइल क्या कंटेन कर सकती है, फाइन सैंड, क्योंकि 425 माइक्रोन से नीचे क्या होती है, फाइन सैंड, सिल्ट, और क्या कंसिस्ट करेगी, क्ले। क्यों हमने 425 माइक्रोन से पास कराया, क्योंकि 425 माइक्रोन से नीचे सॉइल जो होती है फाइन ग्रेड सॉइल, और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइन ग्रेड सॉइल, इसलिए हमने 425 माइक्रोन ISCU से पास करा दिया। क्लियर हो गया। अब हम क्या लेंगे, सॉइल लेंगे। लगभग 50 to 60 ग्राम आपने क्या ले लिया, सॉइल ले लिया। इसमें मिक्स किया आपने डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर आपका, डिस्टिल्ड वाटर, और सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। और इसका बना लिया आपने पेस्ट। इतना काम कर लिया। अब पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट को रख दिया इसके इसमें, यहाँ पेस्ट, ये पेस्ट बना दिया, ये ब्लू कलर का पेस्ट इस तरह से बन गया, सॉइल है, सॉइल का पेस्ट बन गया। ये पेस्ट को रख दिया यहाँ। ये सॉइल रख दी इस बाउल में, रख दी। अब जैसे ही इस सॉइल को इसमें यहाँ रखा, उसके बाद आपके पास है एक ग्रूविंग टूल, कैसा ग्रांडे ग्रूविंग टूल। ये कैसा ग्रांडे ग्रूविंग टूल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर जो इसका ये नुकीला पार्ट है ये रहता है 2 mm का। कितने का रहता है ये, एक तो होता है कैसा ग्रांडे टूल और एक होता है ASTM टूल। ASTM टूल इस तरह से दिखता है कुछ।
ये इस तरह से, ये भी कितना रहता है आपका 2 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये इतना प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2 mm ग्रुप से हम इसमें मारते हैं कट, इसमें मारते हैं कट। अब कट किससे मारेंगे, हाथ से नहीं मारेंगे, किससे मारेंगे, इस कैसाग्रांडे टूल से। जैसे ही इसमें हमने कट मारा, अब कट मारने के बाद इसको उठाया मैंने, इस तरह से कट मार दिया, ये कट मर गया सॉइल में। अब जब कट मारेंगे और बिल्कुल सिमेट्रिकल मारना, बिल्कुल बीच में, जैसे ही कट मारा हमने, कट मारने के बाद हमें कुछ सॉइल इस तरह से दिखेगी। ये जो ब्लू कलर की सॉइल है, ब्लू कलर की सॉइल है जो, ये नीचे आपका जो इसका मीन्स की जो आपका कट रहता है, ये कट रहता है आपका कितना, 2 mm का, ठीक है। और जो ऊपर कट रहता है, ऊपर रहता है आपका 11 mm का। कितने का आपका जो ऊपर कट रहता है यहाँ पे, ये कितना रहता है लगभग आपका 11 mm का, और जो इसकी डेप्थ रहती है वो रहती है 8 mm। इस तरह से ये कट भर गया, दिस इज कट। इतना काम हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप में, इस तरह से दिख गया। अब जैसे कट मारा, फिर हम यहाँ पर लेते हैं हैंडल। इस हैंडल को, ये हैंडल क्या करता है, इस बाउल को इस तरह से घुमाएगा और ये रबर बेस में क्या करेगा, इस तरह से आपका ट्रांसफर होगा। अब जब ये इस तरह से ट्रांसफर होगा तो ये जो आपका होता है हैंडल को रिमूव मतलब रोटेट करने की, वो रहती है 2 RPS। 2 RPS मीन्स 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन देने हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में, समझ गए, 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व करना है इसको, 2 बार, यानी ऐसे ऐसे। अब रिवॉल्व करते रहना है। रिवॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये जो नीचे आपका रबर बेस में जाएगा एनर्जी ट्रांसफर होगी इसमें, और ये जो ग्रूव हो जाएगा ये चिपकने लग जाएगा, ये चिपकने लग जाएगा, यानी कि ये इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से ये पास आने लग जाएगा। तो जब ये माना गया है, जब ये सॉइल चिपक के लगभग चिपक के कितना पास आ जाए आपका 12 mm, कितने पास आ जाए आपका 12 mm, तब आपने अपनी रीडिंग को रोक देना है। तो सपोज उस टाइम पे जो वाटर कंटेंट था इसमें कितना था W1, और ये आपने 12 mm पास आने पे आपने जो नंबर ऑफ ब्लोज दिए वो सपोज क्या दिए N1। सपोज कितने दिए N1, नंबर ऑफ ब्लोज कितने दिए N1। सपोज वो N1 हो सकते हैं आपके 10, 15, 20, 25 कितने, पर कैसाग्रांडे ने कितने ब्लोज पर रोका है उसको आगे देखेंगे, W1 N1। फिर ऐसे दूसरी बार फिर से फ्रेश सैंपल लिया, सिमिलरली 425 माइक्रोन से पास कराया, फिर इस तरह से आपने मीन्स की पानी मिलाया, फिर सेम 12 mm, फिर हमने पानी थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके, अब आपका वाटर कंटेंट दूसरा था, वाटर कंटेंट W2, और उस टाइम पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया आपने N2, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने दिए N2। फिर बनता है इसका एक ग्राफ, क्या बनता है, और नंबर ऑफ ब्लो कब तक देना है, जब तक ये 12 mm पास ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, एक ग्राफ। अब ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, किस किस के बीच में, ये ग्राफ बनता है आपका वाटर कंटेंट इन वाई एक्सिस, वाटर कंटेंट इन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ ब्लो इन किस स्केल में, लॉग स्केल में, नंबर ऑफ ब्लो यानी n इन लॉग स्केल। क्लियर हो गया। इसके बीच में एक ग्राफ बनाया जो हमने रीडिंग ली है, वाटर कंटेंट, दिस इज वाटर कंटेंट, जो भी हमने रीडिंग ली 2, 3, 4 जितनी रीडिंग लेनी है आपने उतनी ले लो, वाटर कंटेंट, और नंबर ऑफ ब्लो। नंबर ऑफ ब्लो मीन्स जो कितने बार, 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व कर रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 2 सेकेंड में 4 बार, इस तरह से आप घुमाते रहेंगे। घुमाया आपने ग्राफ बनाया, आपने क्या बनाया, ग्राफ। सपोज
वाटर कंटेंट W1 है, वाटर कंटेंट क्या है W1। उस टाइम पे आपका सपोज नंबर ऑफ ब्लो है N1, यानी लॉग स्केल में है तो log 10 N1। अब आपने पानी क्या कर दिया, आपने कम कर दिया, यहां पे W1 इज ग्रेटर देन W2। जब आप पानी की मात्रा कम कर देंगे, यानी लोअर वाटर कंटेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखें लैब में, अगर लोअर वाटर कंटेंट यानी पानी की मात्रा कम कर देंगे, पहले सपोज ये था 30%, आपने कर दिया इसको 13% पानी, जब पानी कम कर देंगे देन नंबर ऑफ ब्लो विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्लो विल इंक्रीज टू स्टिक द सॉइल अप टू 12 mm, यानी कि 12 mm चिपकाने के लिए अब आपको अगर वाटर कंटेंट आपने कम कर दिया है तो नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपने नंबर ऑफ ब्लो यहाँ दे रखे हैं लेटस 18, तो यहाँ अब आपको कितने देने पड़ेंगे, लेटस 31, कितने देने पड़ेंगे, 31 देने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट अब आपने कम कर दिया है तो नंबर ऑफ ब्लो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये जस्ट एन एग्जाम्पल बता, उसका उल्टा हो जाएगा, अगर आपने वाटर कंटेंट कम कर रखा है, बढ़ा दिया, तो अब नंबर ऑफ ब्लो कम देने पड़ेंगे। ये आपका एक जनरल गाइडलाइन है। अब आपने नंबर ऑफ ब्लो आपको देने पड़ेंगे log 10 N2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको वाटर कंटेंट मिला वो मिला W2। अब ये एक लॉग ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, लॉग ग्राफ है। लॉग ग्राफ का मीन्स की जो आपका पता होगा लॉग ग्राफ में किस तरह से होता है, अगर लॉग ग्राफ में बनाऊँ यहाँ तेरी, तो लॉग ग्राफ में इस तरह से होती है रीडिंग, ये इस तरह से चिपके, फिर इस तरह से ये, फिर ये, इस तरह से होता है कुछ लॉग ग्राफ। ये लॉग ग्राफ में वो जो आपका सिंपल ग्राफ होता है उसमें हर एक खांचा कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये खांचे अलग अलग होते हैं लॉग ग्राफ में, ठीक है। तो अब क्या बोला हुआ है, इस ग्राफ को हमने इस तरह से मिला दिया, इस ग्राफ को हमने क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया, ये स्ट्रेट लाइन आएगी एक, ये तो इस कर्व को बोलते हैं आपका फ्लो कर्व। क्या बोला जाता है, फ्लो कर्व। सो फ्लो कर्व इज ए ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट इन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ ब्लो इन लॉग स्केल इन एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के बीच में जो कर्व बना, फ्लो कर्व। अब क्या है, कैसा ग्रांडे ने क्या बोला कि 25 नंबर ऑफ ब्लो, कितने नंबर ऑफ ब्लो, 25, ये इंपोर्टेंट है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग जब आपका ये जो ग्रूव है 12 mm आ जाए, उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। क्या बोलते हैं, 12 mm प्लस 25 ब्लो का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी 25 ब्लो के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट 12 mm ये पास आ जाए, तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो इस ग्राफ से 25 नंबर ऑफ ब्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट की कैसा ग्रांडे के जो टेस्ट है उससे एक डेफिनेशन और होगी कि लिक्विड लिमिट किसी भी सॉइल मास का वह वाटर कंटेंट है जिसमें कि 25 नंबर ऑफ ब्लो देने पे जो ये आपका ग्रूव है, जिसको कि हमने एक स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल से कट कर रखा है, ये 12 mm के पास आ जाए, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। पर हमें इतने हम एक्यूरेट, इतने बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं कि हमने करेक्ट इतना पानी मिलाया है कि करेक्ट 25 बार रोटेट करने पे करेक्ट 12 आपका आ जाए। इतनी परफेक्शनिस्ट तो किसी में होती नहीं है। अगर पहले बार में ही आपने पानी मिलाया और 25 नंबर ऑफ ब्लो दिए और आपका 12 mm आ गया तो वही वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। जब आपने पानी मिलाया 30% तो 12 mm पास आने में कितने लगने पड़े, 18। आपने बोला अरे ये तो आपका हो गया है, कम नंबर ऑफ ब्लो हो गए, आपके नंबर ऑफ ब्लो बढ़ाने पड़ेंगे। आपने बोला यार मैं इसको कम कर देता हूँ, 30 से आप सीधे 13 में ले आए। चलो 30 से आप 25 में ले आए, 25 वाटर कंटेंट कर लिया या 22 कर लिया, आपकी मर्जी है। मैंने 13 कर दिया। मैंने जैसे 13 किया तो मेरे को नंबर ऑफ ब्लो अब 31 मिल गया। कितने मिल गए, 31। मेरा तो अभी भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ब्लो कितने होने चाहिए, 25। तो मैं सिंपल क्या बना लेता हूँ, एक ग्राफ। इस ग्राफ को बोलते हैं फ्लो कर्व। सो फ्लो कर्व बनता है किससे, आपका बाय द
कैसाग्रांडे मेथड से टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट। अब इस फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है, इस फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है, ये हो गया इसका स्लोप। इस स्लोप को बोलते हैं, दिस स्लोप इज नोन एज फ्लो इंडेक्स, फ्लो प्रवाह सूचकांक, प्रवाह सूचकांक IF। और ये प्रवाह सूचकांक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्लो इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक कितना है? W1। यहां से लेके यहां तक कितना है? W2। ये में जो लॉग के लिए मैंने ऐसे समझाया था, लॉग ग्राफ कैसा होता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका W2, तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? सब ध्यान, अगर लेक्चर देख रहे हैं तो सब पता चल गया होगा, W1 माइनस W2। ये कितना है? log 10 N2। ये कितना है? log 10 N1। तो ये कितना हो जाएगा? log 10 N2 माइनस log 10 N1। So flow index IF is equal to W1 minus W2 upon log 10 N2 माइनस log 10 N1। अब आपको पता है log A माइनस log B क्या होता है? बताइए, log A माइनस log B क्या होता है? log A अपॉन log B। तो फ्लो इंडेक्स इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1। सो यहाँ से आपको फ्लो इंडेक्स की वैल्यू भी पता चल गई है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं ये जो फ्लो इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, जो फ्लो इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन शेयर स्ट्रेंथ। यानी अगर फ्लो इंडेक्स आपका बढ़ेगा तो जो शेयर स्ट्रेंथ है ऑफ सॉइल दैट विल बी डिक्रीज, शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज। लाइक आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, यहां पर आपका वाटर कंटेंट है, यहां पर log 10 N, इसके बीच में एक ग्राफ है। आपको पता है इन दोनों के ग्राफ के बीच में जो मीन्स की कर्व बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लो कर्व। तो वो फ्लो कर्व बने इस तरह से, एक फ्लो कर्व ये बना ब्लैक कलर का, और एक फ्लो कर्व बना दिया मैंने रेड कलर का ये। अब आपसे पूछूं, ये पहली सॉइल के लिए है, ये दूसरी सॉइल के लिए, आपसे पूछूं कौन से सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो देखें स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या हो गया? IF1। इसका स्लोप क्या हो गया? IF2। तो क्लियरली यहां से आपको पता है IF1 यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन फ्लो कर्व ऑफ 2। तो दैट मीन्स शेयर स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी? यानी कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 1 is less than shear strength of soil 2। तो फ्लो कर्व जितना फ्लैटर यानी कि जितना स्टीप होता रहेगा उतनी कम शेयर स्ट्रेंथ, जितना हॉरिजॉन्टल होता रहेगा, ये पूछा जाएगा कि फ्लो कर्व अगर जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता रहेगा, यानी जैसे हॉरिजॉन्टल की ओर ट्रेंड होता रहेगा तो शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होते रहेगी, पर जैसे जैसे वर्टिकल की ओर जाएगा तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। क्योंकि इनके बीच में आपका देखें जो वाटर कंटेंट के बीच में मीन्स की वेरिएशन है वो बहुत कम है, जबकि इसके बीच में वाटर कंटेंट के बीच में वेरिएशन क्या है? ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट का वेरिएशन रहेगा टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, उतना ही ज़्यादा सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लो इंडेक्स का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब आता है हम दूसरी मेथड की ओर। दूसरी मेथड कौन सी है आपकी? दूसरी मेथड है आपकी दैट इज कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो कोन पेनिट्रेशन मेथड जो है आपकी, दिस इज ऑल्सो ए लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने की मेथड है। दूसरी मेथड है लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने की।
जो इसका एपरेटस होता है, एपरेटस, ये एपरेटस होता है कोन पेनेट्रोमीटर, कोन पेनेट्रोमीटर। इसमें एक स्टेनलेस स्टील का इस तरह से एक कोन होता है, किसका? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का एक कोन होता है जिसका ये जो एंगल होता है दैट इज 30 डिग्री ±1 डिग्री, यानी ±1 डिग्री को इसको क्या बोल देते हैं? इसका क्या बोला जाता है? टॉलरेंस। क्या है आपका? टॉलरेंस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये मीन्स कि आपका कोन है, इसकी हाइट है आपकी 35 mm। इसमें एक इस तरह से क्या लगा रहता है? प्लंजर। ये इस तरह से कोन है, इसमें इस तरह से एक क्या लगा रहता है? प्लंजर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से हमने एक मीन्स की अरेंजमेंट दे रखा है जहां हमने इसको क्या कर दिया है, इस तरह से फिक्स कर दिया है यहाँ पे। ये इस तरह से इसका एक स्टैंड है, ये इसका क्या है? एक इस तरह से बेस है, कोई बेस है। यहाँ पर इस तरह से हमने ये स्क्रू लगा रखा है, स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं इसको, क्लैंपिंग स्क्रू। अब इस यहाँ पर क्या होता है? एक स्केल होता है इस तरह से, इस स्केल में इस तरह से क्या होती है? रीडिंग। इस तरह से क्या होती है? रीडिंग। ठीक है, और हमने इस तरह से दिखा देते हैं इसको, ऐसे इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। अब हमने इस कोन को क्या करना है? फिर सॉइल सैंपल बनाना है। ये इस तरह से कोन पेनिट्रेशन का एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है। इस तरह से ये बेस है, ये क्या है? स्टैंड है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है। यहाँ पर एक इस तरह से एक बटन सा होता है जिसको दबाते ही ये कोन ऊपर नीचे इस तरह से क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। अब हमने क्या करना है? सैंपल बनाना है। सैंपल वही सॉइल लेनी है, एयर ड्राइड करना है, 425 माइक्रोन से पास कराना है। 425 माइक्रोन मीन्स 0.425 mm। 425 माइक्रोन से पास होने वाली सॉइल जनरली क्या क्या कंटेन करेगी? फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? फाइन ग्रेन सॉइल की, इसलिए हमने फाइन ग्रेन सॉइल को ही यूज किया है। फिर हम उसमें क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद एक आपका पेस्ट बनाने के बाद उसको इस तरह से एक जार में, एक मीन्स की एक मोल्ड में रखेंगे। ये मोल्ड इस तरह से सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है जिसका डाया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाया, बस ध्यान रखना है 50 mm इसका डाया, और हाइट भी इसकी कितनी रहती है? 50 mm। इसमें रख दिया हमने सॉइल सैंपल, इसमें रख दिया हमने सॉइल सैंपल। अब इसको सबसे पहले इनिशियली यहाँ पर टच कराएंगे सॉइल सैंपल से। टच कराने पे इसकी रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पर रीडिंग क्या है? दिस इज इनिशियल रीडिंग। ये क्या हो जाएगी? इसकी इनिशियल रीडिंग। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही ये क्या हो जाएगा? नीचे जाने लग जाएगा। नीचे जाने पे के बाद ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ गया, लेटस यहाँ कहीं आ गया ये पेंट्रोमीटर नीचे आने पे इसकी रीडिंग ये थोड़ा नीचे आएगा, और इसकी रीडिंग यहाँ पर ले लिया आपने, ये ले ली फाइनल रीडिंग। तो इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है? पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन इक्वल टू जो भी इसकी इनिशियल रीडिंग थी या फाइनल रीडिंग थी, वही इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग, ये हमने नोट कर ली। ठीक है, दैट इज P1 इक्वल टू जो भी आपकी रीडिंग आई होगी यहाँ से इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग। अब इस टेस्ट का जो स्टैंडर्ड बताया गया है कि जब ये पेनिट्रेशन, इस पेनिट्रेशन को हम जब पेनिट्रेट करेंगे तो जब ये 30 सेकेंड्स पे, करेक्ट 30 सेकेंड्स में जब 25 mm, और कितने सेकंड के लिए करना पड़ता है जनरली आपका? जब 30 सेकंड में ये कितना पेनिट्रेट हो जाए आपका? 25 mm पेनिट्रेट हो जाए। कितने mm पेनिट्रेट हो जाए? 25 mm इसने पेनिट्रेशन दे दिया आफ्टर 30 सेकंड। ये भी एग्जैक्ट है, जैसे वहां पर क्या था 12 mm पास आ जानी चाहिए
कितने के बाद 12 mm पास आ जानी चाहिए, कितने आपके ब्लो के बाद 25 ब्लो के बाद। अब यहां पर क्या बोल रहा है 30 सेकेंड के बाद इसमें ये जो पेंट्रेशन हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए आपका 25 mm। तो उस वाटर करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा जब आपको 25 पेनिट्रेशन 30 सेकेंड में मिलने लग जाएगा, 25 mm का पेनिट्रेशन मिल जाएगा, उस वाटर कंटेंट को ही हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो टेस्ट रिपीट करते रहेंगे। पहले आपने कुछ पानी मिलाया, सपोज P1 मिला आपको W1 पे, फिर दूसरी बार दूसरा पानी मिलाएंगे P2, तब आपको क्या मिलेगा W2। फिर एक ग्राफ बनाएंगे, लैब में बता रहा हूं किस तरह से करेंगे। एग्जैक्ट तो ऐसा मिलेगा नहीं कि 30 सेकंड भी आपने किया और 30 सेकंड में करेक्ट आपको 25 mm पेंट्रेशन। हमें कितना mm पेंट्रेशन चाहिए 25 mm पेंट्रेशन 30 सेकंड के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, यानी 30 सेकंड के लिए इसको पेंट्रेट कराते रहेंगे, स्टॉप वॉच लेंगे, रोक देंगे। मान लो आपने 30 सेकंड तक किया, पानी W1 मिलाया, W1 पे सपोज W1 पे आपको पेंट्रेशन मिल गया कितना P1। अब आपने क्या करेंगे, पेंट्रेशन ज्यादा करना है, आपने क्या मिला दिया पानी ज्यादा मिला दिया, पेंट्रेशन आपका ज्यादा हो गया P2। पहले पेनिट्रेशन था सपोज सिर्फ 10 mm का 30 सेकंड में, बाद में कितना हो गया सपोज पेनिट्रेशन हो गया 40 mm का। कितना mm का पेनिट्रेशन हो गया, पहले कितने का हुआ P1 मीन्स लेटस 10 mm का पेनिट्रेशन, P2 यानी कि कितने mm का पेनिट्रेशन 40 mm का पेनिट्रेशन। पर हमें कितने mm पेनिट्रेशन पे चाहिए 30 mm पे, तो ग्राफ बना लो। तो 30 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा आफ्टर ये टेस्ट कितने सेकंड के लिए परफॉर्म हो रहा है 30 सेकंड तक पेनिट्रेट कराना है। कितने सेकंड तक पेनिट्रेट कराना है 30 सेकंड। अगर कई बार अगर 20 सेकंड पेनिट्रेशन होगा तो ये 20 mm पेनिट्रेशन हो जाता है। तो ये कोन पेनिट्रेशन मेथड है। कोन पेनिट्रेशन मेथड क्या है, इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो एंगल होता है कोन का, स्टेनलेस स्टील का 30 डिग्री ±1 डिग्री होता है। हाइट कितनी होती है 35 mm। इनिशियली हमने क्या किया, इस कोन को लिया, इनिशियल रीडिंग ले ली, जैसे जैसे उसके बाद हमने क्या किया, इसको पेनिट्रेट कराया। कितने सेकंड के लिए कराना है 30 सेकंड, और पेनिट्रेशन कितना हो जाना चाहिए करेक्ट 25 mm। ऐसा पानी की ऐसी मात्रा यानी ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर 30 सेकंड में 25 mm आ जाता है, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट। पर हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि हमने 30 सेकंड तक आपका ऐसा पानी मिला दिया कि 30 सेकंड करेक्ट आधे मिनट के बाद वो 25 mm पेनिट्रेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले P1 मीन्स कि एक ऐसा पानी मिलाया जिसमें पेनिट्रेशन P1 हो रहा है, ऐसा पानी मिलाया जिसमें पेनिट्रेशन 10 mm हो रहा है 30 सेकंड के बाद। हमने पानी की मात्रा बढ़ाई W2 की, पानी की मात्रा W2 की, और उस पर हमें पेनिट्रेशन मिल गया अब ज़्यादा। हम तो इतने परफेक्ट है ही नहीं, हमने अब कहाँ 25 mm पेनिट्रेशन करना था, हमने 40 mm कर दिया। पर हमें दो चीज़ें मिल गई तो बीच की चीज़ हम निकाल सकते हैं। बीच की चीज़ 30 mm पेनिट्रेशन पे corresponding liquid limit. This is all about liquid limit determination by the कौन से मैथ से कोन पेनिट्रेशन मेथड। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे प्लास्टिक लिमिट और उसको किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।